बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 16 जो है वो आज हम लोगों ने स्टडी करना है। टॉपिक आज के लेक्चर का है रीफॉर्मिंग। आज के लेक्चर में बच्चों आप बहुत डिटेल से देखेंगे कि रीफॉर्मिंग क्या होती है और ये इसमें हम क्या करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से सुनना है और केयरफुली करने के बाद आपको आज के लेक्चर के हवाले से थोड़ी सी अपडेट ये देना चाहूंगी कि एट द एंड ऑफ योर लेक्चर, ठीक है, जो आपके लेक्चर का डिस्क्रिप्शन का लिंक है वहां पे मैं आपको कुछ होमवर्क असाइन करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये होगा कि आपने लेक्चर सारा सुनने के बाद आपने उस होमवर्क को परफॉर्म करना है और फिर उसके बारे में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने मुझे जो है वो शेयर करना है। तो मैं आपको बताऊंगी आगे फर्दर आपने कैसे शेयर करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से जो है वो स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अब हम इसको देख लेते हैं। आज के टॉपिक में बच्चों आप कुछ चीजें और स्टडी करेंगे जिसमें ऑक्टेन नंबर को मेन पहले आप देखेंगे, फिर आप अल्केन के बारे में, होमोलोगस सीरीज, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड, ये चीजें क्या होती हैं। अगरचे ये चीजें जो हैं वो आपके नेक्स्ट चैप्टर से रिलेट करती हैं, बट आपको जो है वो कुछ कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ एग्जांपल्स की क्लियरेंस नहीं हो पाएगी जब तक आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इनमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन जो है वो मैं इन चीजों का डालूंगी ताकि आपको वक्तन वक्तन जो है इन चीजों से भी इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। उसके बाद हम रिफॉर्मिंग को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद ये जो चीजें हैं वो मैं एट द एंड ऑफ योर लेक्चर जो है वो स्टडी करूंगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज ऑक्टेन नंबर। आपने ये देखना है कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्टेन नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को, आपके सामने दो डेफिनेशन मैंने रखी है, चाहे तो आप इस डेफिनेशन को तैयार कीजिए या इस डेफिनेशन को तैयार कीजिए, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप कोई भी एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये कंपलसरी है तैयार करना। जब तक आपके माइंड में ऑक्टेन नंबर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप रिफॉर्मिंग में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी ये टॉपिक मैं स्टार्ट करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स को मैं ऑक्टेन नंबर की इंफॉर्मेशन हर साल जो है वो देती हूँ कि व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। तो हम ये कहते हैं कि जो ऑक्टेन नंबर होता है किसी भी फ्यूल का, इट इज बेसिकली द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड नोट कीजिएगा, एक वर्ड है आइसोक्टेन और एक वर्ड है एन हेप्टेन। अभी आपको थोड़ी देर बाद इनके स्ट्रक्चर का अंदाजा होगा, तो आप अभी समझें कि ये भी एक सॉल्वेंट है, एक ये भी कंपाउंड है आइसोक्टेन और एक ये भी कंपाउंड है एन हेप्टेन। इन दोनों के अंदर परसेंटेज बाय वॉल्यूम आइसोक्टेन कितना पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन नंबर। या दूसरे लफ्जों में हम ये डेफिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं कि ऑक्टेन नंबर बेसिकली वो नंबर होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एंटी नॉक प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड मोटर फ्यूल सच एज गैसोलीन with a higher number indicating a smaller likelihood of knocking is called also octane number। यानी अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिस गैसोलीन के अंदर जिसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती हैं, इट मीन अगर उसका ऑक्टेन नंबर हायर होगा तो उसमें नॉकिंग की प्रॉपर्टीज स्मॉलर होंगी। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये चीजें क्या हैं, आप लोगों को इन चीजों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी आपको थोड़ी देर बाद ही इस लेक्चर की नेक्स्ट स्लाइड में अंदाजा हो जाएगा कि ऑक्टेन नंबर में ये नॉकिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या ये आइसोक्टेन क्या चीज है, एन ऑक्टेन या हेप्टेन, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपको अभी इसके हवाले से क्लियर कर देती हूँ। तो चलें स्टूडेंट्स, हम जो है वो अपने इसको देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्टेन नंबर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या चीज है। ऑक्टेन नंबर बच्चों एक स्केल डेवलप किया गया जिसके नजदीक, जिसमें एक कंपाउंड है आइसो ऑक्टेन। आइसो का लफ्ज बच्चों जहां भी है इसका मतलब होता है ब्रांच,
और ऑक्टेन जो है वो 8 कंपाउंड का मेंबर है, यानी टोटल उसमें 8 कार्बन होती हैं, यानी वो 8 कार्बन ने एक दूसरे के साथ क्या बनाई हुई हो, ब्रांच अगर बनाई हुई हो। और ब्रांच वाली फॉर्म में आइसोक्टेन को हमने ये असाइन किया है कि उसका कम से कम नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर 100। और जो दूसरा कंपाउंड जिसको अभी हमने बोला था हेप्टेन की, ये दोनों जो है वो इकट्ठे पाए जाएं तो आइसोक्टेन की परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन नंबर। तो आइसोक्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या है, 100। और जो दूसरा कंपाउंड था दैट इज हेप्टेन, उसका नंबर क्या है, 0। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जिस कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट होगा उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी मिनिमम होगी। और अगर किसी कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर 0 है, जो कि हेप्टेन को 0 नंबर साइन किया जाता है, इट मीन ये जो है वो बैड नॉकर्स में आता है। यानी नॉकिंग क्या चीज है, यानी अभी आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल आप इन दो चीजों को क्लियर कीजिए कि अगर किसी कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर हाई है तो उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी मिनिमम है, और अगर किसी का ऑक्टेन नंबर कम है तो उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा है। दूसरे लफ्जों में कि जितना हायर ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ज्यादा कंप्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, यानी जलाने के लिए। तो वो फ्यूल जिनका ऑक्टेन नंबर हायर होता है वो परफॉर्मेंस, दे आर यूज इन हाई परफॉर्मेंस गैसोलीन इंजन। फ्यूल विद लो ऑक्टेन नंबर और हाई ऑक्टेन नंबर दे आर यूज इन डीजल इंजन वेयर फ्यूल इज नॉट कंप्रेस्ड। ठीक है, यहाँ पे एक लफ्ज आई थिंक आया नहीं है, तो अभी इसको हम फर्दर देखते हैं। लेकिन मेरा दिल है पहले आपको मैं ये स्ट्रक्चर जो है वो दिखा दूं कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये चीजें क्या हैं। देखिए बच्चों, ये आपके सामने वो कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का मतलब ये है कि इसमें सारे कार्बन एक सीधी चेन में लगे हुए हैं। एन का मतलब कहीं पर भी आएगा तो इट दिस स्मॉल एन रेफर्स टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है, एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। आइसो का मतलब क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड। तो बच्चों आप इसमें कार्बन काउंट कीजिए, ये टोटल 5 कार्बन है, ऊपर 6 कार्बन, फिर 7th कार्बन, और नीचे जो है वो 8th कार्बन है। तो ऑक्टेन का वर्ड जहां कहीं पर भी आए ये किसको रेफर करता है, 8 कार्बन को। यानी इसमें टोटल कितनी कार्बन होती है, 8। ऑक्टेन का क्या मतलब है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 8 कार्बन हो। अगर वो 8 कार्बन एन फॉर्म में है, एन से मुराद क्या है कि वो सारी की सारी कार्बन स्ट्रेट चेन में लगी हुई है। ठीक है, तब तो आपने इसको बोलना है एन ऑक्टेन। लेकिन अगर ये 8 की 8 कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं लगी हुई, बल्कि इनमें से कुछ कार्बन जो है वो इसके ऊपर जो है वो ब्रांच बन गई है, तो एज ए रिजल्ट इसको हम बोलेंगे आइसो ऑक्टेन। इट मीन एन ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन एक दूसरे के ये कंपाउंड्स हैं, और इनके अंदर क्या हो रहा है कि इनके अंदर नॉकिंग की प्रॉपर्टी के हवाले से हमने ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो कंपाउंड जो के ब्रांच फॉर्म में होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आइसो ऑक्टेन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आइसो ऑक्टेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्रांच फॉर्म में होता है, और ब्रांच फॉर्म के अंदर ये असाइन किया जाता है कि इन कंपाउंड्स की ऑक्टेन नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है। ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या है, दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, मुख्तसर तीन वर्ड्स में ये है कि वो कंपाउंड जिसका ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट होगा वो गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल फ्यूल में आएंगे। ठीक है, यानी अगर आइसोक्टेन की वैल्यू क्या आती है, 100, एन ऑक्टेन की वैल्यू 100 नहीं है, बहुत कम होती है इसकी। तो हम ये कहते हैं कि जब इन दोनों सॉल्वेंट का कंपैरिजन करते हैं तो पता ये चलता है कि जिन कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है उनकी क्वालिटी फ्यूल की बेस्ट होती है, वो इंजन के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा काम करते हैं, ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रांच चेन में। अब हमें क्या मिला, हम क्यों स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसका हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है कि स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर कम होता है, ब्रांच चेन वाले कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट होता है। क्योंकि इनका ब्रांच चेन नंबर का हाईएस्ट होता है तो ये गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल में आते हैं इनके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्यूल है ये इंजन के अंदर बड़ा स्मूथली रन करते हैं, इससे इंजन को किसी किस्म की खतरा लाक नहीं होता, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। एज ए रिजल्ट इन कंपाउंड्स का ब्रांच चेन में होने की वजह से ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई दे smoothly run in the engine. As a result, they have the value of 100 which is assigned to them, and they show the less anti knocking property. अब हम knocking का word again and again use कर रहे हैं,
तो आपको पहले सारा नॉकिंग का थोड़ा कंसेप्ट दे दूं, फिर मैं पीछे से अगेन स्टार्ट करूंगी ताकि आपके जहन में क्लियर हो कि नॉकिंग क्या चीज है। तो बच्चों ये आपके सामने जो है वो इंजन का थोड़ा सा कंपार्टमेंट आपको दिखाया है। ये टॉपिक आप लोगों ने अपनी बुक में डायग्राम के तौर पर ऐड नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। इट जस्ट प्रोवाइड यू अ कंसेप्ट अबाउट द टॉपिक दैट हाउ they will produce knocking or anti knocking properties and what is the impact of it। तो एज ए रिजल्ट हमने इनको ध्यान से स्टडी करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखें, ये आपके ऊपर पास ऑप्शन लिखा हुआ है स्पार्क प्लग, यानी ये जो हिस्सा है इसका यहाँ पे आके स्पार्क जो है वो प्लग होता है। उसके बाद इसके दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं इनटेक वाल्व, यानी ये इनटेक वाल्व है। यहाँ से क्या होता है, पेट्रोल जो है जो आपने मोटरसाइकिल में भरा हुआ है या गाड़ी में भरा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से वो फ्यूल इस वाल्व के जरिए इस सिलेंडर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये जो है वो आपका क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है। ये एग्जॉस्ट वाल्व ये है कि यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या दीगर कार्बन के कंटेंट्स होंगे, वो सारे के सारे एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए जो है वो इससे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। सिलेंडर वो एरिया होता है जहां पे आके फ्यूल ने जलना होता है, फ्यूल की ऑक्सीडेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल का मेजर कंपोनेंट किस पर मुझसे मिला है, गैसोलीन पे। गैसोलीन के अंदर आपने चेक करना है कि आया वो ऑक्टेन आइसोक्टेन है, एन ऑक्टेन है, एन हेप्टेन है, क्या चीज है। अगर तो आइसोक्टेन होगा, अच्छा पहले थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आके आइसोक्टेन ने बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को जलाना है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे जलने से एनर्जी प्रोवाइड होगी, वो इस पिस्टन के साथ वर्क करेगी। पिस्टन जो है वो आगे से फर्दर किसके साथ अटैच होता है, इस शेफ्ट के साथ, और शेफ्ट जो है वो कनेक्टिंग रॉड के साथ जो है वो अटैच हुई होती है। अब इसकी ये एनिमेशन है, सबसे पहले ये देखें नंबर 1 जो पॉइंट आ रहा है, इट मीन यहाँ से फ्यूल अंदर आ रहा है। ये जो ब्लू कलर का क्या है, फ्यूल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस शेफ्ट और रॉड के घूमने से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की जानी मूव करता है, और जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की जानी मूव करता है तो यहाँ पे फ्यूल का प्रोसेस जो है वो इग्नाइट हो जाता है, फ्यूल को आग लग जाती है, इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट मीन जैसे ही यहाँ पे फ्यूल आके कंप्रेस होता है, और इस दौरान जो गैसेस बनती हैं वो सारी की सारी इस एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। और जैसे ही ये जो ऊपर की जानिब कंप्रेस होता है तो यहाँ पे जो है वो स्पार्क प्लग करता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक जनरल वीडियो थी। अगर तो ये फ्यूल अच्छी क्वालिटी का हो, यहाँ पे आपको ये डार्क ब्लू कलर का ये शो हो रहा है कि यहाँ पे फ्यूल आ रहा है जो कि आपके पास पेट्रोल में गैसोलीन है, और अगर वो हायर ऑक्टेन नंबर की है, वो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है या अच्छी क्वालिटी की गैसोलीन मौजूद है, जिसमें लार्ज रेशियो के अंदर जो है वो आपके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है। तो एज ए रिजल्ट हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये स्मूथली रन होगा, और स्मूथली रन होने से यहाँ से आराम से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर जो है वो एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगर ये फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, ठीक है। फ्यूल को बहुत तेजी तेजी से आग लगेगी, ये जो पिस्टन है आपका वो बहुत वेरी फास्टली मूव करेगा। इसकी वजह से फास्टली मूव करने की वजह से स्पार्क जो है वो पहले प्लग कर जाएगा, और यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन की सॉरी फ्रिक्शन बोल रही हूँ, यहाँ पे स्पार्क जो है वो प्लग करेगा, और पिस्टन की जो मूवमेंट है वेरी फास्ट हो जाएगी। पिस्टन की इस मूवमेंट की वजह से जो इसके अंदर फ्यूल मौजूद है उसकी कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो कंप्रेशन इतनी हाईएस्ट होगी कि एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपको एक आवाज सुनाई देगी जो कि मेटल की तरह की साउंड लगती है, जिसको हम बोलते हैं शार्प मेटेलिक साउंड। ये कब होती है, जब आपके पास फ्यूल अच्छी क्वालिटी का ना हो, फ्यूल के अंदर या गैसोलीन के अंदर मैक्सिमम तादाद में स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जिसको आप एन ऑक्टेन बोल रहे हैं या एन हेप्टेन बोल रहे हैं, अगर ये ज्यादा तादाद में मौजूद हो तो ये जो है वो उसमें स्मूथली रन नहीं होते। एज ए रिजल्ट यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होती, सॉरी एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो है वो स्पार्क प्लग कर जाता है, पिस्टन की मूवमेंट हाईएस्ट हो जाती है, फ्यूल जो है वो बहुत तेजी से कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्क जो है वो प्लग करता है। एज ए रिजल्ट उसकी इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे हमें एट द एंड एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। इस मेटालिक साउंड को बच्चे हम क्या नाम देते हैं, नॉकिंग का नाम देते हैं।
एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस नॉकिंग। इस नॉकिंग की वजह से बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि यहाँ पे इंजन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। देखें अब अगर ये बहुत फास्टली मूव करना शुरू हो जाए तो इंजन के ऊपर जो है वो असर पड़ता है। एज ए रिजल्ट जो है वो ये नॉकिंग होने की वजह से यहाँ पे जो है वो इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। यही वजह है कि हम बोलते हैं कि अगर किसी फ्यूल के अंदर ज्यादा तादाद में या लेस ऑक्टेन नंबर का कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उससे इंजन की एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं वापस अपने इस टॉपिक की तरफ। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ऐसा प्रोसेस करें जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को जो है वो किस में कन्वर्ट कर लें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। Why we want to convert it into branch chain hydrocarbon? Because this branch chain hydrocarbon has highest value of octane number which is arbitrarily assigned to it, that is 100। क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है तो फिर हम यही कहते हैं कि इसकी वैल्यू 100 होने की वजह से इसकी ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट है। इट मीन ये कम से कम इंजन में शोर पैदा करेगा, शार्प मेटालिक साउंड कम से कम पैदा करेगा। इट मीन ये गुड फ्यूल की क्वालिटी में आएगा, जबकि ये जो है वो बैड फ्यूल की क्वालिटी के अंदर आता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि रिफॉर्मिंग क्या है। ये है बच्चों इसकी डेफिनेशन, आपको बुक पे ये मिल जाएगी, आपने वहां से इसको अंडरलाइन कर लेना है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि रिफॉर्मिंग बेसिकली द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। यानी हमने क्या बोला कि रिफॉर्मिंग जो है इट इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच वी विल कन्वर्ट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग। यानी पहला आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। और हीट करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो और लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो। अब जो मैंने पेपर मार्क किए हैं लास्ट ईयर, मैंने बहुत दफा ये बच्चों की डेफिनेशन के अंदर एक प्रॉब्लम नोट की है कि बच्चे इस डेफिनेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बस लिखते हैं इनटू ब्रांच चेन, बस बात खत्म। जबकि ये चीज गलत होती है। जब तक आप इस डेफिनेशन को पूरा नहीं लिखेंगे कि बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तब तक बच्चों आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से तैयार कीजिएगा कि ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ दिस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रांच चेन में, लेकिन हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मौजूद ना हो। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट ये प्रोसेस एन ऑक्टेन को आइसोक्टेन में कन्वर्ट कर देगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये प्रोसेस इंजन के अंदर नहीं होता। कहीं आपके माइंड में ये बैठना शुरू हो जाए कि मैम ये तो इंजन में होना चाहिए, इंजन में नहीं हो सकता। भाई ये प्रोसेस जो है वो हम उससे पहले परफॉर्म करते हैं, जब फ्यूल को आपकी गाड़ियों में डलने से पहले फैक्ट्रीज में या किसी इंडस्ट्री में जो है वो इसका हायर ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज किया जाता है। देन जो है इसको सप्लाई किया जाता है ये पेट्रोल पंप्स पे या दीगर जगहों पे, ताकि जो है वहां पर आपको ये मैक्सिमम अच्छी हालत में फ्यूल जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और कि आपको इनके नेम याद करने हैं। एक तो इस कंपाउंड का नेम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको हम आइसोक्टेन बोलते हैं, और इस कंपाउंड को हम एन ऑक्टेन बोलते हैं। आप लोगों ने यही इक्वेशन एज इट इज तैयार करनी है। अब आप कहेंगे मैम इसका हम रट्टा लगाएं, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल से इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए, अब पता नहीं आपको आसानी लगती है, वैसे आप लोग स्टूडेंट्स लेक्चर बिल्कुल नहीं सुन रहे। मैंने आप लोगों का व्यू देखा है, मैंने चैनल के ऊपर डाल के आप लोगों की एनालिटिक्स के अंदर जो है वो आप एक एक स्टूडेंट का मुझे बायोडाटा शो होता है। तो वहां से पता चलता है कि आप जस्ट इस वीडियो को 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के बाद वीडियो को ऑफ करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और घरों को चले जाते हैं। तो पता नहीं आप लोगों को एक ये चीज लग रही है फॉर ग्रांटेड। ठीक है, जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है ना तो उसकी कदर नहीं होती। तो मेरा ख्याल ये है कि चंद दिन आपको सजा भी मिलनी चाहिए। तो अब तो मेरा यही दिल कर रहा है कि आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। पहले आप सारे प्रीवियस लेक्चर सॉल्व करें, उनकी असाइनमेंट मेरा दिल है आपको असाइन करूं। आप उनके आंसर्स दीजिए मुझे, उसको सॉल्व कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए। देन जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अगर आप लोगों का यही बिहेवियर रहा तो मैं ई तक देखती हूँ, अगर ई तक आप लोगों का यही बिहेवियर रहा तो बच्चों आपको सजा मिलेगी फिर।
तो मुझे ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद कि आप लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। तो मुफ्त की चीज़ है तो चलें मैडम दे रही हैं, लगी रहें, वो अपना शौक पूरा करिए, तो मुझे कोई शौक नहीं है इस चीज़ का। मेरे माइंड में सिर्फ़ ये था कि आप लोग पढ़ें, घर बैठ के आप लोगों का टाइम मत ज़ाया हो। लेकिन आप लोगों पे लगता है असर नहीं हो रहा, आप लोग जो है वो इस चीज़ को बस ऐसे ही ले रहे हैं और इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग जो है भरमार कर देते हैं। फ़ुज़ूल किस्म के टेक्स्ट जो हैं वो आप लोगों के आते हैं। तो बच्चों ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो याद रखिएगा कि हम आपके टीचर हैं, आप हमारे टीचर नहीं हैं, ठीक है? आप लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता हमसे ये कहने का कि आज क्यों लेट हो गया? आज आपने ऐसे क्यों किया? आज लेक्चर अब देर से अपलोड क्यों हुआ? जल्दी क्यों नहीं हुआ? तो बच्चों हम आपको आंसरेबल नहीं है, ठीक है? हमारे भी घरों में हज़ार काम होते हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम फेस हो सकती है, हम भी घरों के किसी टास्क में बिज़ी हो सकते हैं। मेबी इस वज़ह से हमने लेक्चर अपलोड किया हो, तो आप हर थोड़ी देर के बाद ही क्वेश्चन करना क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे इंतहाई कोफ्त होती है इस किस्म के मैसेजेस से। तो अगर आप इस किस्म का बिहेवियर रखेंगे तो बच्चों फिर मेरे साथ आप लोगों का चलना मुश्किल है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो इस किस्म की जो है वो इम्पेशेंस हो और हमें अपने ज़र खरीद गुलाम समझे, तो हम आप लोगों के अंडर नहीं है, पहली बात। तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लें कि हम आपके अंडर नहीं है, तो मुझे इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है? तो बहरहाल आप लोग जो है वो अब लेक्चर को मूव ऑन करते हैं, लेक्चर को देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बता रही थी कि बच्चों इस स्ट्रक्चर को जो है वो आपकी आसानी के लिए कि ये बने कैसे हैं और ये इसको हम क्यों एन ऑक्टेन बोल रहे हैं। तो इसके लिए आपकी आसानी के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को अगेन ड्रॉ किया है। आपको भी बताया कि ऑक्टेन से मुराद क्या होता है 8 कार्बन। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को ना 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला वे ये है, सेकंड वे ये है एंड थर्ड वन वे जो है वो ये है, ठीक है? फर्स्ट वे में आपने क्या करना है कि आपने 8 कार्बन ड्रॉ करनी है यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है 8 कार्बन आपने ड्रॉ की। 8 कार्बन ड्रॉ करने के बाद आपको बताया था कि हर कार्बन की वैलेंसी कौन सी वैलेंसी या कितने बॉन्ड सेटिस्फाइड होने चाहिए 4। तो आप चेक कर सकते हैं हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं क्योंकि ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली ज्वाइन है। तो दिस bond will be counted for this carbon as well and this carbon as well, ठीक है? तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दिस कार्बन, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से जो है वो अगर आप ड्रॉ करें तो इस कार्बन के अंदर 8 कार्बन पाए जाते हैं। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा-सा जॉइन करके लिखेंगे। यहाँ पे भी अगेन आपने कितनी कार्बन ऐड करनी है बच्चों 8, ठीक है? पहली कार्बन में देखें कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। तो CH3 लिख लिया आपने, ठीक है? लेकिन सेकंड वन वाली कार्बन देखें इसके पास एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है क्योंकि ऐसे अगर आप लिखते हैं तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है और उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है ड्रॉ करने में, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप एज इट इज लिखिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को आसानी की खातिर ऐसे लिख लेते हैं तो इससे होता ये है कि थोड़ी जगह जो है वो कम हो जाती है। तो इस कार्बन का CH3 थी कार्बन, इसके साथ कितनी कार्बन है 2, तो यहाँ पे क्या लिखा CH2। अगेन इस कार्बन की कितनी है CH2, इस कार्बन की कितनी है CH2। ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी लेकिन जैसे ही आप आखिरी कार्बन पर आते हैं तो आखिरी कार्बन के साथ आपको कितने हाइड्रोजन मिलेंगे 3। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें तमाम कार्बन का सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, सिर्फ उस कंडीशन में याद रखिएगा कि इसकी टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल, ये स्टार्ट वाली चीजें हैं, ठीक है? टर्मिनल पे आपको CH3 लिखना है, बाकी सेंटर पे हर जगह आपके पास क्या आ रहा है CH2। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड देखें 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने, फोर्थ बॉन्ड किससे है हाइड्रोजन से। इसी तरह इस कार्बन का चेक कीजिए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से हो गए, थर्ड बॉन्ड इस कार्बन से है, फोर्थ बॉन्ड इस कार्बन से है। इसी तरह इस कार्बन का चेक कीजिए, 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन से है, एक बॉन्ड इस कार्बन से और एक बॉन्ड इस कार्बन से है। तो पहला वे ये है कि आप एन ऑक्टेन को ऐसे लिखिए, सेकंड वे ये है लिखने का कि इसको ऐसे लिखिए, थर्ड वे क्या है? थर्ड वे जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। कि यहाँ पे देखिए कि खाली टर्मिनल पे क्या था CH3, ये CH2 कितनी दफा लिखा हुआ है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। तो टोटल ये 6 टाइम है तो CH2 आप लिखिए और इसके बाहर आप क्या डाल लें 6 लिख लें।
तो फर्स्ट वन क्या होगा CH3, उसके बाद क्या होगा CH2 एंड देन होल 6 एंड देन CH3। तो टोटल कार्बन कितने हुए इसमें भी। अब आपके पास आसानी ये हो गई कि इनमें सबसे सिंपलेस्ट वे और आसानी के साथ लिखने का वे ये है कि CH3 आगे ये बॉन्ड की लाइन है, सिंगल बॉन्ड, देन CH2 होल 6 एंड देन CH3। तो ये किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों स्ट्रक्चर एन ऑक्टेन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, तो आप के लिए जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ये देना था कि 8 कार्बन के लिए आपको बताया था कि हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टेन। अगर ये इसमें से अगर आप चेक करें तो 5 कार्बन तो ये हैं, बाकी 3 कार्बन कहाँ गई, इसके सर के ऊपर लग गई, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो चूंकि ये क्या बन गई, इसकी ब्रांच, तो जो साइड पर ब्रांच बनती है उसके लिए हम क्या वर्ड करते हैं, आइसो ऑक्टेन। ये तो हो गया एन आइसोक्टेन, ये बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। लेकिन आपकी बुक में इसका दूसरा नेम भी है, तो अभी आप फिलहाल इतने उसमें परेशानी में मत पड़िएगा। अभी आप इसका नाम याद कर लें कि यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो 2 पोजीशन पे लगे हुए हैं और 2 दफा लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं 2 2। और ये 4 पे लगा हुआ है तो 4, और 3 दफा है तो ट्राई मिथाइल ग्रुप है ये। और 5 कार्बन जो स्ट्रेट हैं तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेंटीन। ठीक है, तो अभी आपने इसके नाम के लिए परेशान नहीं होना कि ये कैसे आ गया है, तो इसकी डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर में। अभी आप बेशक रटा लगा के इसका नेम याद कर लीजिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ध्यान से याद कीजिएगा। दैट इज 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, या इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन। उसके बाद आपके सामने मैंने इसी स्ट्रक्चर को अगेन इसी फॉर्म में लेकर जा रही हूँ कि आपको पता ही चले कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब इस कार्बन के पास अपनी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बना है आपके स्ट्रक्चर के हवाले से। चलिए, आप खैर इसको खोल के लिख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। वैसे काफी आपको डिटेल में मैंने कंसेप्ट दिया है, तो ये आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। अब हम थोड़ा सा नॉकिंग को मजीद डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या बताया अभी कि पेट्रोल के अंदर जो गैसोलीन मौजूद है, गैसोलीन क्या है, पेट्रोल के अंदर एक पार्ट है जिसको हम गैसोलीन कहते हैं। और ये जो है वो इंजन में जरूरी होता है बर्न होने के लिए। इट मीन ये एक तरह का फ्यूल है। तो कहते हैं जो फ्यूल पेट्रोल में प्रेजेंट है वो अच्छी क्वालिटी का मोस्टली नहीं होता। जब वो इंजन में या ऑटोमोबाइल से मुराद ये गाड़ियां वगैरह, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल के इंजन में जब वो जलता है तो कंबस्शन पहले ही शुरू हो जाती है, बिफोर दी स्पार्क प्लग फायर। इससे पहले जो है वो आपने अभी डायग्राम में जो पीछे देखा था कि प्लग को स्पार्क होने से पहले ही कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में एक शार्प मेटालिक साउंड जो है वो सुनी जाती है। और इसको हम बोलते हैं नॉकिंग। इसकी वजह से एफिशिएंसी जो इंजन की होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग जो है वो बोलते हैं। और फ्यूल की क्वालिटी को हम जनरली किससे इंडिकेट करते हैं, ऑक्टेन नंबर से। जितना किसी कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, इट मीन वो इंजन जो है इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। इट मीन ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हायर ऑक्टेन नंबर तो लेस नॉकिंग प्रॉपर्टी, लोअर ऑक्टेन नंबर तो ग्रेटर एंड नॉकिंग प्रॉपर्टी। तो नॉकिंग प्रॉपर्टी किन की होगी, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जिनमें आपने अभी पढ़ा कि जो एन ऑक्टेन है उनके उनके लिए जो है वो ऑक्टेन नंबर की वैल्यू कम होती है। और जो जिन कंपाउंड में ऑक्टेन नंबर की वैल्यू कम हो तो वो फ्यूल क्या हो जाते हैं, पुअर फ्यूल जो है वो उस कैटेगरी में आते हैं। और एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि जो आइसोक्टेन है, जिसको आप 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बोलते हैं, अगर ये गैसोलीन के अंदर मौजूद हो तो ये बहुत ही स्मूथली और बड़े अच्छे तरीके से रन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसके लिए हमने आर्बिट्रेरली का मतलब ये होता है फर्जी वैल्यू जो है वो ऑक्टेन नंबर की, हमने इसको 100 असाइन की है। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो इस तरह से गैसोलीन का हमने किस प्रोसेस से इम्प्रूव किया, रिफॉर्मिंग के प्रोसेस। तो अब एक दफा जो है वो हम स्टार्ट से अब देख लेते हैं कि हमने क्या कहा था। हमने ये कहा था कि ऑक्टेन नंबर क्या थे। ऑक्टेन नंबर जो है वो बेसिकली बच्चों परसेंटेज थी बाय वॉल्यूम किसकी, आइसोक्टेन की, मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन में। कि अगर जितना बाय वॉल्यूम जो है वो आइसोक्टेन मौजूद होगा एन हेप्टेन के साथ, तो इसको हम ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। और दूसरे लफ्जों में हमने क्या कहा कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मीन उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी जो है वो उसमें पाई जाएगी। और अगर जो है वो हायर ऑक्टेन नंबर होगा तो उसकी लेस नॉकिंग प्रॉपर्टी होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सेकंड चीज हमने क्या कहा कि हमें क्यों ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करना होता है। ऑक्टेन नंबर
इम्प्रूव करने का फायदा ये होता है कि इंजन के अंदर जो है वो फ्यूल जो है वो स्मूथली रन होता है, उससे शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, उससे इंजन खराब नहीं होते। तो बच्चों याद रखिएगा ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के, यहाँ पे लफ्ज लिखना था ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के दो वे हैं। वन वे अभी आपने पढ़ लिया, दैट इज रिफॉर्मिंग, और सेकंड वे क्या है, टीईएल बोलते हैं, टेट्राइथाइल लेड को। अभी इसको आपको एंड पे बताती हूँ। उसके पहले आप देख लें कि ऑक्टेन नंबर में हमने कहा कि ये एक बेसिकली स्केल है जिसमें आइसोक्टेन को हमने क्या वैल्यू रखी 100 और हेप्टेन के लिए हमने क्या वैल्यू रखी 0। जितनी वैल्यू कम होगी इट मीन उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और जितनी किसी की ऑक्टेन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके लिए नॉकिंग की वैल्यू कम होगी। इट मीन हायर ऑक्टेन नंबर होगा तो उससे फ्यूल जो है वो इग्नाइट हो जाएगा, और जिन कंपाउंड के लिए ऑक्टेन नंबर की वैल्यू हायर होगी उसके अंदर ये वैल्यू आपको, ये वाला टॉपिक आपको याद नहीं करना, ठीक है, ये वाली चीजें याद नहीं करनी, ये जस्ट वैसे आपको बताने के लिए था। हाँ, आपने जो तैयार करना है आपने ये वाली डेफिनेशन दोनों में से जो एक आपको अच्छे से याद हो जाए वो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सिर्फ ये आपको बताने के लिए था कि ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के दो वे हैं, वन वे रिफॉर्मिंग एंड अदर वे टीईएल है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीजें आपने तैयार नहीं करनी। उसके बाद आपने ये डेफिनेशन तैयार करनी है प्रॉपर के रिफॉर्मिंग क्या थी, कि कन्वर्जन थी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीटिंग के जरिए, ठीक है। उसके बाद आपको तीन वेज बताए कि आप इन तीनों में से जो भी आपको आसानी से याद हो जाए वो आप कर लीजिएगा। आपकी बुक में ये वाली इस तरह से लिखी गई है तो आप इसको बेशक एज इट इज तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपको ये बताया कि यहाँ पे आपको थोड़ी-सी एनिमेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश की कि ये जो है यहाँ पे इंजन के अंदर जो है वो पहले ही वो बर्न हो जाता है फ्यूल और प्लग फायर होने से पहले। तो इस तरह से जो है वो इस इंजन के अंदर शार्प मेटालिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसको हमने नॉकिंग का नाम दिया। तो नॉकिंग को अवॉइड करने का वे क्या था? नॉकिंग को अवॉइड करने का वे ये है कि आप जो है वो ऐसा फ्यूल या ऐसी गैसोलीन इस्तेमाल कीजिए जिसका ऑक्टेन नंबर हायर हो। और ऑक्टेन नंबर किसका हायर होता है? आइसोक्टेन का, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा दैट इज 2 टू 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने सेकंड वे पढ़ना है कि ऑक्टेन नंबर को सिर्फ रिफॉर्मिंग के जरिए ही इंप्रूव नहीं किया जा सकता, बल्कि एक और कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं टेल, या इसका नाम क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड को बच्चों हम कैसे लिखते हैं? C2H5 होल 4। तो ये क्या है? 4 अगर हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टेट्रा को। और ये ग्रुप क्या है? इथाइल को। तो ये क्या बनेगा कंपाउंड? टेट्रा इथाइल लेड, जो कि एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। एक तो हमें क्या बताया उन्होंने कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को आप ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कीजिए, आइसोक्टेन में कन्वर्ट कीजिए जिसका ऑक्टेन नंबर हायर है। इस तरह से वो इंजन में स्मूथली रन करेंगे। सेकंड वे क्या है कि आप फ्यूल के अंदर टेल को मिला लें, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड को मिला लीजिए। तो टेट्राइथाइल लेड को जैसे ही आप मिलाएंगे तो भी ये जो है वो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हायर कर देगा, शार्प मेटालिक साउंड को प्रोड्यूस नहीं होने देगा। लेकिन इसका एक सीरियस डिसएडवांटेज है, और वो सीरियस डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि जैसे ही ये कंपाउंड बर्न होता है टेट्राइथाइल लेड, तो टेट्राइथाइल लेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड ऑक्साइड में। और लेड ऑक्साइड की आगे से फर्दर रिडक्शन होती है, और रिडक्शन होने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटालिक लेड में। और आप जानते हैं कि लेड इंतहाई डेंजरस होता है, और जैसे ही एग्जॉस्ट पाइप से एयर में शामिल होगा तो इससे एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों आप लोगों ने ये इक्वेशन तैयार नहीं करनी, ये सिर्फ बताना मकसद था कि कैसे जो है वो मेटालिक लेड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। कि टेट्राइथाइल लेड जो है वो फर्स्ट स्टेप में लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, लेड ऑक्साइड की आगे से रिडक्शन होती है और वो मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो है वो एयर में शामिल शामिल होने पर एयर पोल्यूशन जो है वो काज करता है। उसके बाद आप लोगों को भी स्टार्ट में बताया था कि कुछ चीजें भी आपको बतानी है थोड़ी बहुत। ये आप लोगों ने बच्चों पहले लैंग्वेज याद करनी है, ठीक है, इसके बगैर आप इसमें मूव नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो ये जो है वो इंतहाई जरूरी है, अदरवाइज आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अल्केन्स क्या हैं। अल्केन्स जो हैं इनमें याद रखिएगा बस सिंगल बॉन्ड होते हैं। अभी आपने जो पीछे जितने भी कंपाउंड्स पढ़े थे रिफॉर्मिंग के टॉपिक में वो सारे के सारे अल्केन्स हैं, ठीक है, और इन सब में क्या थे? सिंगल बॉन्ड थे। उसके बाद इसकी पहचान का तरीका आपने याद रखना है कि इनका एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं CnH2n+2, ठीक है, कि इसका फार्मूला हम कैसे डिटरमिन करते हैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि कैसे आपने इसको देखना है। तो हम कहते हैं कि CnH2n+2 के जरिए जो है इसको हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हमने कहना है कि अल्केन, चूंकि इसकी एंडिंग किस वर्ड से हो रही है? ANE से। अल्केन जो है वो एक होमोलोगस सीरीज है,
और इसकी एंडिंग किससे होती है, ANE से होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बच्चों एक वर्ड याद करना है। यहाँ देखिए बच्चों एक फार्मूला है CH4। यहाँ कार्बन अगर जिसके साथ कुछ ना हो, इट मीन ये 1 है। तो यहाँ कार्बन कितनी होती है, 1। C2H6 में कार्बन कितनी होगी, 2। इसमें कितनी होगी, 3। इसी तरह आगे कंपाउंड आएगा आगे, तो उसके अंदर C4H10 होगा, तो उसमें कार्बन 4 होंगी। इसी तरह 5, 6, 7 और ये सिलसिला जो है वो आगे कंटिन्यू रहता है। तो आपने बच्चों ये वर्ड्स याद करने हैं। पहले कल के लिए आपका काम ये है पहला कि आप इस चीज को मेमोराइज करेंगे कि अगर कार्बन 1 हो तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैथ या मिथ बोल लें, आपके लिए जो आपको बोलने में आसानी हो। कार्बन 2 होगी, अगर टोटल कार्बन 2 होंगी तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एथ। ठीक है, इसी तरह 3 होगी तो प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट। जैसे हम लैंग्वेज याद करते हैं ना, इंग्लिश में काउंटिंग याद करते हैं 1 2 3 4, इसी तरह केमिस्ट्री की लैंग्वेज है कि अगर कार्बन 1 हो तो मैथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ये अभी आपने देखा था कि 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, OCT आपने बोलना है। और इन सब की एंडिंग बच्चों आपने किस वर्ड से करनी है, ANE से करनी है। कैसे, देखो अगर तो सारे कार्बन में बॉन्ड सिंगल होंगे तो इसकी एंडिंग आपने ANE से कर देनी है। इसका मतलब ये होगा कि ये अल्केन क्लास है, दैट इज मीथेन। उसके बाद अगर ये क्या हो जाएगा, इथेन, देन प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन एंड सो ऑन, ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन जितनी भी आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड और एक को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेशन का मतलब आप लोगों ने भूलना नहीं है। ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्टार्ट में बिल्कुल बताया था, जहां आपको पिकुलियर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में एक्सप्लेन किया था कि ये मल्टीपल बॉन्ड जो है वो कार्बन फॉर्म करता है, दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम अल्कीन बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अल्काइंस बोलेंगे। और ये दोनों क्लास किस हेडिंग के अंदर आती हैं, अनसैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड और क्या आते हैं, अल्केन्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों होमोलोगोसिटीज को आपने बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि इसमें हर सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से CH2 के हिसाब से जो है वो डिफरेंस शो करता है। अब आप आइए इसकी पूरी क्लास की तरफ। यहाँ देखें, आपको भी फार्मूला बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। तो चूंकि यहाँ पे सारे फार्मूलाज आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। देखें, Cn से मुराद क्या है, आपने कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन 1 है तो n की जगह 1 ही आ जाएगा। उसके बाद फार्मूले में 2 कीजिए, आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, आंसर 2 ही आएगा। और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके हर एक का कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और यहाँ से आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे। तो CH4 कैसे बना, 1 कार्बन के लिए और 4 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इसी तरह आप कार्बन के लिए कैलकुलेट कीजिए तो ये फार्मूला बनेगा C2H6। तो इन सब के नाम जो है वो ऑक्टेन तक मौजूद है। आई थिंक ये स्लाइड थोड़ी सी नीचे से मिस हो गई है, चलें आप 8 तक याद कर लें। तो आपको इन सब के नाम आने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन तक होते हैं बच्चों। तो आप लोगों को ये पता हो कि CnH2n+2 हो तो कैसे आपने कैलकुलेट करना है। आपको ये पता हो कि इससे आपने कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म की, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। ये आपके पास अल्केन की फैमिली के होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। और इसके बाद जो है वो आपने एक और चीज बच्चों याद करनी है, अल्काइल। ठीक है, अक्सर चीजों में बच्चों को इसका नेम नहीं आ रहा होता। तो फर्स्ट किया आपके पास ये मीथेन है, दैट इज CH4। कहते हैं अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो जो चीज पीछे बचेगी उसको हम बोलते हैं अल्काइल। इट मीन अगर अल्केन CH4 है, एक हाइड्रोजन आपने निकाली तो पीछे क्या बचेगा, CH3, जिसको आप बोलेंगे अल्काइल। तो आपने भी देखा कि एक के लिए इसको हमने क्या नाम दिया था, मीथेन। तो अल्काइल की एंडिंग किससे होती है, YL से। अल्केन की एंडिंग किससे होती है, ANE से। तो इसको आपने बोला मीथेन। अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो इसको हम बोलेंगे मीथेन नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, मीथाइल। एक हाइड्रोजन निकलने पर एंडिंग किससे होगी, YL से। अगर चारों हाइड्रोजन मौजूद रहेंगी तो क्या होगी, मीथेन। ठीक है, इसी तरह जो है वो बच्चों आपके पास यहाँ देखें थोड़ा सा कि ये एक हाइड्रोजन निकल गई तो ये मिथाइल है। ये कंपाउंड इथेन का था, एक हाइड्रोजन निकल गई तो C2H5, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, इथाइल। इसी तरह प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दी तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, प्रोपाइल।
तो आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं यहाँ तक। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन चीजों की क्लियरेंस होगी। अगर आप लोगों को इस हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को आज होमवर्क असाइन किया जाएगा, जिसका लिंक जो है वो मैं कल आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने वो टास्क कंप्लीट करके मुझे मेल करना है, ठीक है। अगर आप लोग मेल नहीं करेंगे तो आप लोग जो है वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप लोगों को लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों ने मस्ट जो है वो अपना होमवर्क मुझे सबमिट करवाना है। तो मैं अपना जीमेल आईडी जो है वो एंड पे यहाँ पे दे दूंगी, तो वो आप लोगों ने वहां से जो है वो अपना डाटा सबमिट करना है। और आप लोगों ने इसका पहला काम ये करना है कि आपने पूरे कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक के तमाम मेंबर्स के नाम याद करने हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं उनके नाम याद करने हैं। और आप लोगों ने आज अभी ये प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर के बाद रिफॉर्मिंग की अच्छी तरह से याद करके प्रैक्टिस कीजिएगा। देन जो है वो आपको मैं होमवर्क असाइन करूंगी, या फिर देखती हूँ आप लोगों के लिए और क्या वे बेटर हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।